ब्रेकअप के बाद वापस लाइफ ट्रैक पे लेके आनी है। जो आपको दुख हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर आ रहा है, कुछ भी, उसको आप बोलो कि हाँ मेरे को ये इमोशन फील हो रहे हैं, अभी मेरे लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है और मुझे हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे खुद से बेहद प्यार है। लव और अट्रैक्शन, इन दोनों में कैसे डिफरेंस को महसूस करें? तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम लोग। ऐसे ही एक मेल की बात बताती हूँ, तो उनकी जो लव लैंग्वेज थी वो थी टच। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्चुअली क्यों होता है और कैसा दिखता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप तब होता है जब इंसान सफोकेट होने लगे और उसे झूठ बोलने का मन करने लग जाए। चीट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? ऐसे तो 100% गारंटी हो ही नहीं सकती कि आपने जो चूज़ किया है वही वो best बेस्ट है। वर्जन है या फिर जो आपने वर्जन चूज़ किया है ये वर्जन कभी चेंज नहीं होगा। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने अफेयर करने की शुरुआत ही इस उससे करी क्योंकि उनका जो सर्कल था, उन्होंने बोला अरे रोज़ रोज़ भाभी भाभी भाभी, अरे भाई कब को बड़ा होगा, हम सब भी तो जाते हैं मज़े करते हैं, तो तू भी कर। एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ये मेल फीमेल दोनों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। आजकल ना मैकेनिकल होने लग गया है सब कुछ, इमोशनल इंटीमेसी पर फोकस नहीं है और वो सेक्स बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। हेल्दी सेक्सुअल लाइफ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? सेक्स करते हैं उस टाइम पर आपके अंदर एंडोर्फिन भी रिलीज होते हैं, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामिन सब रिलीज होते हैं, सारे हैप्पी हार्मोन्स की बारिश हो जाती है। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर कशिका जैन और आज हम समझने वाले हैं कि रिलेशनशिप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं और क्या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। डॉक्टर कशिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, क्या है हेल्दी रिलेशनशिप? हेल्दी रिलेशनशिप आप तब कहेंगे जब उसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक कांस्टेंट सपोर्ट है और आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है आप उसमें अपने आप को फील करते हैं। देखिए हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आप धीरे धीरे इवॉल्व होते रहोगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा और जिस एज पर और जिस मेंटल स्टेटस पर आप मिले थे उस सब कुछ जैसे जैसे चेंज होंगी तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बॉडी के लेवल पर भी, आपके मेंटल लेवल पर भी। बट उन चेंजेस को आप चैलेंज नहीं मान रहे हो, उन चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी है और जो सिमिलैरिटी है उसके लिए एक रिस्पेक्ट है और जो चीज़ें आपके डिफरेंस है उसके लिए भी रिस्पेक्ट एंड फ्लैक्सिबल हो आप। यानी कि रिलेशनशिप आपके लिए ऐसा है कि जिसको आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन करने के लिए तैयार हो। तो वो रिलेशनशिप को हम कहेंगे हेल्दी, कि इस पर्सन में बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी है, ये ना अपनी रिलेशनशिप को उतने ही प्यार से, उतने ही एफर्ट से मेंटेन करने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो बात हुआ है किसी एक पर्सन की कि वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। अब मान लीजिए एक फ्लेक्सिबल है एक नहीं है, तो इस केस में कैसे चलेगा? सिमिलैरिटी और फ्लैक्सिबिलिटी ये दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी वे में मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए तो आपने कुछ तो उसमें ऐसा देखा ना जो आपको सिमिलर लगा, आपके अंदर की सबकॉन्शियस इमेज से कुछ मैचिंग हुई, और बाकी जो एक मार्जिन है फ्लैक्सिबिलिटी के लिए, अगर एक पार्टनर फ्लैक्सिबल है हाँ। और दूसरा बहुत एडमेंट है तो इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल आएगी ही आएगी, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जो फ्लैक्सिबल है वो एडजस्ट करते करते एक दिन थक जाएगा और दूसरा वाला जो एडमेंट है वो डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे हिसाब से सामने वाला बहुत चेंज हो रहा है और जितना सामने वाला झुकेगा या चेंज होगा उसकी उतनी ही अर्ज बढ़ती चली जाएगी कि इसको और थोड़ा और फ्लैक्सिबल, और अगर किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैक्सिबल करोगे तो वो टूट जाएगी। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है कि अगर एक पार्टनर एडमेंट है या उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सामने वाला इसलिए बदल रहा है क्योंकि उसे अपनी कमी का एहसास हो रहा है या उसकी कोई गरज है मेरे साथ रहने की, इसलिए वो बदल रहा है, वरना तो सब अपनी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में खुश रहते हैं। अगर वो इस तरीके से सोच रहा है कि सामने वाले के बदलाव को वो वैल्यू ही नहीं कर रहा है, वो उससे उसकी कमज़ोरी मान रहा है, तो रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। ओके। अच्छा, कोई अगर रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है तो उसमें सबसे पहले ये है तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी के फेस से अट्रैक्ट होते हो। मुझे लगता है कि ये सबके साथ ही होता होगा, लेकिन कोई अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें एक पर्सन के अंदर रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स भी होंगे। तो एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अगर हम बताएं कि रेड फ्लैग्स क्या हैं, ग्रीन फ्लैग्स क्या होने चाहिए? ग्रीन फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन जो आपसे कह रहा है उसके एक्शंस में भी अगर आप वही देखते हैं और उसमें भी कंसिस्टेंसी देखते हैं,
तो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइएगा। बिल्कुल, अगर कोई पर्सन ऐसा बोल रहा है कि मैं ना तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ओके, उसने ये आपको वर्बली कमिटमेंट किया। राइट। अब जब एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन आई तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यानी कि जो उसने कहा था और जो वो कर रहा है वो मिसमैच हो गया। ओके, तो ये एक रेड फ्लैग है ओके, कि वो कहता है पर करता नहीं है। उसने आपको टाइम दिया कि मैं तुमसे मिलूँगा या किसी भी तरीके से कुछ भी वो बात हो सकती है। उसने कुछ आपसे वर्बली कमिट किया, लेकिन जब वो करने की बारी आई तो उसने कोई एक्सक्यूज़ बना दिया। ओके, और कहीं ना कहीं इस बिहेवियर में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि वो Okay. कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ ऐसा बनाता है जो रियलिस्टिक लगता है, बट वो दिखाता यही है कि ये पर्सन जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है। मेरे ख्याल से तो रिलेशनशिप में झूठ की कोई जगह नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, कई बार ना लोग ओवर कमिट कर देते हैं, Okay. सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोल देते हैं या सोचते हैं कि बोला ही तो है। वहाँ पर अगर इस तरीके का कोई भी मिसमैच है तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर इसमें मैचिंग है, वर्ड्स एंड एक्शन में मैचिंग है, तो फिर ये एक ग्रीन फ्लैग हम काउंट करेंगे। रिस्पेक्ट जो है वो म्यूचुअल है। ओके, इसके अलावा जो पर्सन आपसे अपने आप को शेयर करने के लिए तैयार है वो अपने ड्रीम्स भी शेयर करेगा, अपने फ्यूचर गोल्स भी शेयर करेगा। तो वहाँ पर ना आपकी किसी भी चीज़ को मिनिमाइज़ नहीं किया जा रहा है, आपके इमोशंस को मिनिमाइज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे अगर कोई इंसान है रो रहा है, अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना रोने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चैलेंजेस यूं ही आराम से फेस कर लिया है। तो वो आपके इमोशंस को मिनिमाइज़ कर रहा है, आपके अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने की बजाय मिनिमाइज़ कर रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये सारे क्या हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर आप उससे अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में खुलकर बात कर रहे हो, लेकिन वो आपको इस तरीके की फीडिंग देना शुरू कर दे कि शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे और जो आप ये अभी बड़े बड़े सपने देख रहे हो, इसके लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ किसी को करना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी बातों से ये झलक रही कि आप ही होंगे वो पर्सन। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं रेड फ्लैग्स। लेकिन वहीं इसके कॉन्ट्रेरी अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपको इनकरेज कर रहा है कि आप जो सोच रहे हो उससे भी बेटर आप कर सकते हो, वो आपके लिए आपकी राह आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे फ्यूचर के बारे में अक्सर डिस्कस करता है क्योंकि वो आपको अपने पार्टनर की तरह देखता है। वो सिर्फ आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, वो आपके आसपास और भी जो लोग हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट देता है, ख़ास तौर से जो उसके लेवल से छोटे लेवल पर लोग हैं। उनसे वो, अगर आप उसके साथ किसी डेट पर कहीं बाहर लंच या डिनर के लिए भी गए, वो वेटर को किस तरीके से बुलाता है, वो गार्ड को किस तरीके से ट्रीट करता है। अगर वो किसी वजह से अपसेट है तो उस अपसेट मूड में वो कैसे बात करता है, उसकी टोन कैसे चेंज हो जाती है, उसके वर्ड्स कैसे चेंज हो जाते हैं, ये सब देखिए। अगर उसमें एक हम्बलनेस है, उसका सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा है, तो वो एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अगर वो एकदम से आउटबर्स्ट करता है या वो आप से तो रिलेशनशिप में तो आपसे तो नॉर्मल बोल रहा है, लेकिन वो अगर ज़रा सा भी गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, बाकी लोगों की पूरी धज्जियाँ उड़ा देता है, तो वो जब आपसे इरिटेट होगा, आप पर गुस्सा आएगा, तो आपके साथ भी वैसे ही करेगा क्योंकि ये उसका पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे से बिहेवियरल क्लूज, क्योंकि ना कोई इंसान सामने से आके तो बताएगा नहीं कि मैं ऐसे हूँ ओरिजिनल, राइट। तो उसके बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व करना है, उसके वर्ड्स एक्शंस में मैच देखना है आपको। और सच में रिलेशनशिप को अगर आपको टेस्ट भी करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना सब अपना बेस्ट फेज़, अपना बेस्ट पार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उसके साथ लंबे समय तक रहते हो और उसे डिफरेंट सिचुएशन में टेस्ट करते हो, तभी उसका रियल सेल्फ सामने निकल कर आता है। ओके, तो टेस्ट करने से क्या समझें, डिटेक्टिव छोड़ दें उसके पीछे? नहीं, दूसरे को इन्वॉल्व मत करो। राइट। आप खुद ही उससे, जब आप डेट कर रहे हो उससे, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आज आप एक पर्सन से मिले, आपकी फ़ोन पे बात हुई और कल ही आपने उससे ऐसा कमिटेड हो गए कि आपने परसों जाके शादी कर दी। तो हर इंसान आजकल कुछ महीनों से लेकर साल का टाइम लेता ही लेता है। लेकिन होता क्या है, शुरुआत में ना हर इंसान अपना बेस्ट पार्ट दे रहा होता है सामने वाले को। हाँ, कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ दुनिया में तुम्हारे लिए। उस टाइम पर आप बहुत फ़ोन पे भी बात करते हैं, आप मैसेज पे भी कनेक्ट रहते हैं और आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप भी होते हैं, सब कुछ आप ना अपने लेवल से एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। राइट। अब अगर दो लोग डेट कर रहे हैं और दोनों एक लेवल पर हैं, कुछ अचीवर हैं,
तो वहाँ पर क्या होगा कि वो ना एक दूसरे के लाइफस्टाइल को, उनकी वर्क प्रायोरिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक सेम लेवल पर हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी का भी एक लेवल अप डाउन होगा तो वो हो सकता है दूसरे की बिजीनेस ना समझे, उसे लगे इतना ही क्या बिजी होना होता है। लेकिन सामने वाला क्योंकि उससे ऊपर के लेवल पर है तो उसकी बिजीनेस डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो सामने वाला उसे टाइम के लिए कभी ब्लेम शेम कर रहा है कि टाइम नहीं देते हो, वो छोटी छोटी बातों पर नेगिंग करना स्टार्ट करा है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखो रिलेशनशिप में आप किस पर्सन को डेट कर रहे हो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन का नहीं है कि कोई गुड लुकिंग है तो ऐसे मत परसीव करो कि वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा लाइक वो सारी क्वालिटीज़ रखने वाला होगा। एक बहुत एम्पैथेटिक पर्सन होगा, बहुत ऑनेस्ट पर्सन होगा, या लॉयल पर्सन होगा, या बहुत सपोर्टिव पर्सन होगा, क्योंकि फिजिकल चार्म एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़िंदगी और रिलेशनशिप चलती है आपकी इन सारी क्वालिटीज़ के बेस पर, क्योंकि हम ह्यूमंस को ना एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए, हम इसीलिए तो रिलेशनशिप बनाते हैं। और वो सेंस ऑफ सेफ्टी आपको तभी महसूस होगी जब सामने वाला पर्सन आपको सपोर्ट देगा, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको फ्रीडम देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, वो हर समय किससे बात हुई थी, कहाँ गए थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो यानी कि वो कंट्रोल चाह रहा है। तो कंट्रोल में आपका दम घुट जाएगा, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करो और आप देखिएगा 6 महीने में तो आपको शुरू में पता ही नहीं चलेगा असलियत इंसान की। 6 महीने के बाद जब आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सामने वाला मेरे सपनों को, मुझको कितना समझ रहा है, ये मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव ऐड करेगा या मेरा जो है वो भी छीन लेगा और मुझे एक नेगेटिविटी में धक्का दे देगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप जब भी रिलेशनशिप में हो बिल्कुल भी आप जल्दबाजी मत करो। शुरू के 6 महीने आप उसके हर फेज़ को देखो, उसे कई बार इस तरीके से टेस्ट करो आप, जैसे उसको कोई भी सिनेरियो बताकर, आप अपने फ्रेंड का, रिलेटिव का, किसी भी कि कोई ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन तो उसे उसके आइडियाज़ सुनो आप कि वो क्या करता है ऐसी सिचुएशन में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, वो 22 ईयर्स की थी, वो एक लड़के को डेट कर रही थी। वो बीटेक पास करके, और उसका ये था कि अब मेरा बीटेक भी हो गया, जॉब भी लग गई मेरी, और क्यों ना मैं अब शादी कर लेती हूँ टाइमली, क्यों मैं आज 28-30 साल तक वेट करूँ कि लड़कियाँ शादी कर रही हैं तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो उसके फादर ने बोला कि बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम एक बार ना पहले साइकोलॉजिस्ट से बात करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ फादर कि तुम्हारी कम से कम 25 उम्र तो होनी चाहिए, अभी तुम में मैच्योरिटी नहीं है। तो उसने मुझे बताया जिस लड़के को वो डेट कर रही थी कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, वो मुझे बोलता है कि मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट की तरह दूंगा, हमेशा बहुत अच्छी तरीके से रखूंगा। और मैम जब भी हम कहीं जाते हैं तो वो पहले खुद उतरता है, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, फिर मुझे उतारता है, फिर हम कहीं बैठते भी हैं तो चेयर भी खींचता है। वो सारे के सारे उसमें ग्रीन फ्लैग्स हैं। मैं बोला ये ग्रीन फ्लैग्स किसने बताया तुमको? ये थोड़ा ना ग्रीन फ्लैग्स हैं, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग नहीं मिलेगा। तुम इस प्रिंसेस ट्रीटमेंट की वजह से उसको ओके कर रही हो। मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग फाइनेंस डिस्कस किया है कभी फ्यूचर प्लानिंग बच्चों से रिलेटेड, या कभी जब बच्चे होंगे तो कौन अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करेगा? तुमने कुछ इस तरीके की लॉन्ग टर्म बातें करी हैं उससे? लेकिन इस तरीके की तो बातें नहीं करी हमने कभी भी। तो मैंने बोला कि आप उसके साथ बाहर गए हो तो आपने देखा है कि वो आपके अलावा बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करता है? हाँ, उसे गुस्सा तो बहुत आता है, तो गुस्से में उसके मुँह से गालियाँ भी निकल जाती हैं। तो वो गालियाँ तुमको भी पड़ेंगी। वो गालियाँ ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए निकलेंगी, वो गालियाँ तुम्हें भी पड़ेंगी। तो मैंने उसको बोला कि और कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें उसके पास कभी पैसे की कोई दिक्कत आई है कुछ हो? तो उसने मुझे बोला हाँ, कि मेरा पैकेज उससे ज़्यादा है और उसका पैकेज कम है, तो उसे अक्सर इस बात की एक मुझे लगता है कि जेलसी होती है। हाँ। मैं कुछ और नया कुछ करने की सोचती हूँ तो वो बोलता है कि नहीं, हाँ, अभी मत करो, साथ में मिलकर करेंगे। हाँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। राइट। कि अगर उसके अंदर ऐसी भावना है कि वो तुम्हें और तरक्की नहीं करने दे रहा है, अगर तुम्हारा पैकेज उससे बेटर है तो भाई तुम्हारे में है ना वो बात कि तुम्हारा पैकेज उससे बेटर है। अब वो तुमसे सीखे या तुमसे ऐसे जेलसी करके रोके तुम्हें कि नहीं तुम ये कोर्स मत करो क्योंकि तुम्हारी वैल्यू और बढ़ जाएगी। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
वो तो आगे आगे उसकी जेलसी बढ़ती चली जाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन जो अभी वो दूसरों पर निकालता हुआ दिख रहा है तुम पर भी निकलेगी, फिर नहीं खुलेगा वो गाड़ी का दरवाज़ा, फिर नहीं खींचेगा वो चेयर। अच्छा, अब रिलेशनशिप की जो बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक केमिस्ट्री हम लोग देखते हैं, मूवी के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि एक केमिस्ट्री दिखाते हैं। तो केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी में अगर देखें डिफरेंसेस, और क्या चीज़ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए? देखिए केमिस्ट्री ना थ्रिल लाती है, और कंपैटिबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी लेकर आती है। तो कंपैटिबल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री तो आप किसी पर्सन से 2-4 घंटे भी मिले तो भी आपकी बन सकती है, लेकिन वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं होती। हाँ, अगर आप कंपैटिबल हैं और उसमें आप वो थ्रिल ऐड करें और अच्छी आपकी केमिस्ट्री है, तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा जैसा है। लेकिन सिर्फ एक केमिस्ट्री मैच कर रही है और आप एक दूसरे के लिए लॉन्ग रन में जाके कंपैटिबल नहीं रहे, तो वो सही नहीं है। क्योंकि जो क्रेजी आइडियाज़ है ना वो कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हर दिन ना बहुत सारे ऐसे शेड्स होते हैं जो ग्रे शेड में भी हम काउंट करते हैं। आपको एक दूसरे की ना शॉर्ट कमिंग्स, फ्लॉस पता चलने लग जाते हैं बहुत सारा। वो जब आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बनने के लिए एफर्ट्स डालोगे तो वो रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि बहुत सारे आजकल रिलेशनशिप ऐसे हो गए हैं जो एक अच्छी केमिस्ट्री है कि अगर फीमेल ड्रिंक कर रही है, मेल भी ड्रिंक कर रहा है, एक अच्छी केमिस्ट्री बनी, वो गए क्लब में नाचे, अल्कोहल पिया, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री शेयर कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो हर एरिया में। वो होता है ना कि एक आजकल जोक भी चलता है, स्टैंड अप कॉमेडियन है वो बताते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि जब आप शादी के बाद नहाने जाओगे बाथरूम के अंदर तो वहाँ पर भी वाइपर चलाना पड़ता है। तो ये सब भी उसी में एक काउंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इन सब में आती हैं। आप पहले देख लेते हो, टेस्ट कर लेते हो चीज़ों को कि सामने वाला कैसा है, जो आपने बताया कि अगर हम वो टेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप शादी कर लेते हैं और उसके कुछ साल बाद वो चीज़ें बदलने लगती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है? 100% बदलेंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिस इंसान से आपने शादी की थी वो इंसान सेम वैसा ही रहेगा। वो इवॉल्व होगा ही बाय द टाइम। उसके ड्रीम्स भी बदल सकते हैं, उसकी कुछ हैबिट्स भी चेंज हो सकती हैं, नई हैबिट्स भी आपके सामने आ सकती हैं, उसका हिडन पार्ट जो है, उसका जो शैडो पार्ट है वो आपके सामने आएगा। तो आपको वो इंसान ऐसा लगेगा कि जिस इंसान से मैंने प्यार किया था या जिस इंसान को मैंने इस लाइफ पार्टनर चूज़ किया था वो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था सिमिलैरिटी और फ्लैक्सिबिलिटी। तो वो फ्लैक्सिबिलिटी यहीं पर ही रोल प्ले करेगी कि जैसे जैसे उस पर्सन का माइंडसेट चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे आप अंडरस्टैंड करो कि अब उसकी आपसे नीड क्या है। एक्चुअली क्या होता है, दो लोग ना तभी सामने आते हैं एक दूसरे के जब वो कुछ ऐसा देखते हैं कि ये मुझे ना कंप्लीट कर रहा है। हम सबका एक ऐसा इनकम्प्लीट पार्ट होता है जिसको ना हम चाहते हैं कि कहीं एक्सटर्नल कुछ ऐसा हिस्सा मिल जाए उसका, जिससे ना कंप्लीट हम फील करने लग जाते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर इंसान अपने अंदर अधूरा महसूस कर रहा है तो उसमें डिपेंडेंसी दूसरे पर ज़्यादा बढ़ सकती है। पर ढूंढते ऐसे ही हैं लोग। अच्छा, ढूंढते ऐसे ही हैं। जैसे एक अगर लेस कॉन्फिडेंट लड़का है तो उसको ना एकदम से थोड़ा तेज़ तर्रार कॉन्फिडेंट लड़की ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि ये मेरा वो जो पार्ट वीक वाला पार्ट है ना ये संभाल लेगी। ये बड़ा मैं आई कैन रिलेट। मेरा एक दोस्त है मेरे, मुझे लगता है कि शायद ये बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये संभाल लेगी है। तो उसको ना वैसा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो उसके अंदर वाला ऐसा पार्ट है ना वीक वाला पार्ट, उसे लगेगा ये बाहर से मिल जाएगा तो बस मेरा कंप्लीट हो गया, बस वो सारा जो मिसिंग था ना वो कंप्लीट। पर जो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट पर्सन है और आप बहुत सबमिसिव वाले हो, लेस कॉन्फिडेंट हो, आपकी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ जाएगी और उसका डोमिनेंस आप पर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे तो लगेगा ना कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो बात ही नहीं है। तो उसे शुरुआत में आप क्यूट लग सकते हो क्योंकि आप उसके लिए बहुत पीपल प्लीजिंग वाले मोड में रहोगे, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगेगा यार इस इंसान में दम ही नहीं, मैंने क्या इंसान चूज़ कर लिया। और आजकल ये बड़ा हो भी रहा है। आजकल थोड़ा अर्निंग हैंड वाली और कॉन्फिडेंट लड़कियाँ ऐसे सोबर लड़के चूज़ कर रही हैं जो उनको पैम्पर ही करता रहे और बहुत ज़्यादा उनके कहने में चले, हर तरीके से हर चीज़ें उनके हिसाब से प्लान करें। ऐसे में कई सारी देख चुकी हूँ केसेस। उसमें जब वो लड़का थोड़ा दब जाता है, सप्रेस हो जाता है कि यार मेरी तो कुछ भी नहीं चल रही है, क्या सोचा था मैंने और क्या ही होगी मेरी हालत कि बस मेरे को तो हर समय इसकी नौकरी करनी है एक तरीके से, तो वो सफोकेट हो जाता है कई बार। तो हम लोग ढूंढते एक्चुअली ऐसे हैं जो ना हमें लगता है कि ये हमें कंप्लीट कर देगा, ये हमें बेटर बना देगा, इसके साथ हमारी लाइफ और लाइफस्टाइल सब बहुत अपग्रेड हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
ओके। हम ऐसा ढूंढते हैं, पर जब आप कैसा भी कितना भी अच्छा ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो ना सब कुछ परिवर्तन संसार का नियम है, तो कुछ चीज ना कुछ तो बदलाव चीजें आएगा ही, बदलेंगी। चीज़ें बदलाव आएंगी। राइट। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर बहुत अच्छी है, आप अपने पार्टनर को ये मत कहिए आई लव यू, आप बोलिए आई एक्सेप्ट यू, क्योंकि जिसको आप स्वीकार लेते हैं उसे आप प्यार से भी सहेज के रखेंगे। लेकिन जिसे सिर्फ आप कहते हैं प्यार प्यार प्यार, आप उसे तभी तक प्यार कर पाएंगे जब तक वो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, आपकी उन चीज़ों को टिक मार्क लगा रहा है। वो हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। लव और अट्रैक्शन, इन दोनों में कैसे डिफरेंस को महसूस करें? देखिए, अट्रैक्शन तो लव में, और शायद आप अटैचमेंट कहना चाह रहे होंगे, अगर नहीं मैं नहीं, ठीक। मैं कह रहा हूँ अट्रैक्टेड। आपने एक बार प्यार कर लिया, ठीक है। आप अब उसके बाद आप उससे प्यार करते भी हो, लेकिन दूसरे की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ये क्यों हो रहा है? जैसे अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उससे प्यार भी करते हो, लेकिन आप फिर भी किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ओके। और वो चीज़ आपको दूसरे पर्सन में दिखाई दे रही है, तो नेचुरल है कि आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ हो रहा है। अब यहीं पर एक और आती है कि प्यार और एक अटैचमेंट। अब क्या आता है, जिससे शुरू में आपको ना एक प्यार वाली फीलिंग थी, प्यार में हमेशा एक फ्रीडम होता है जिसमें लिव और लेट लिव वाली पॉलिसी आप अपनाते हो, लेकिन एक होता है अटैचमेंट जिसमें आपको ना फियर ऑफ लूजिंग बहुत होता है, क्योंकि आपकी खुद की फियर्स इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो उसमें ना आप अपने पार्टनर से इतना अटैच हो जाते हो कि ज़रा सा भी उसका वेरिएशन बिहेवियर में हो, या उसकी बातों में हो, उसकी टोनैलिटी में, एक्सप्रेशंस में, आपको टाइम ना देने में, इवन उसकी जेन्युइन बिजीनेस भी आपको ना हर्ट करती है, और आप ना बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल फील करते हो। अगर आपके लव में अटैचमेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपका लव वाला रिलेशनशिप बोझ बन जाता है एक टाइम के बाद। अच्छा, तो आपको अटैच्ड ज़्यादा नहीं रहना है? अटैच रहना है, अटैच ऐसे रहना है कि आप डिटैच भी हो पाएँ। ओके। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो तो आप ना बहुत चेजिंग करोगे, क्योंकि आपको उस पर्सन को खोने का डर है, तो आपको हर समय ना आपका माइंड एक हाइपर विजिलेंट मोड में रहेगा, और आपको ना इन्फॉर्म्ड होने की अर्ज आएगी, आपको ना उसके साथ बिल्कुल चिपकने की एक वो अर्ज आएगी अंदर से कि बस मैं ना इसी के अराउंड रहूं, और वहीं पर सामने वाला पर्सन, दूसरा जो पर्सन है, वो सफोकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे आपको रिपोर्टिंग करना अच्छा नहीं लगेगा, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर, और उसे उसका फ्री स्पेस नहीं मिल रहा है, तो वो पर्सन रिलेशनशिप में सफोकेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे एक पर्सन का अटैचमेंट तो बढ़ता जा रहा है और दूसरा पर्सन इमोशनली डिस्टेंट होता चला जा रहा है, तो वहाँ पर प्यार की फाउंडेशन हिलनी शुरू हो जाती है। तो रिलेशनशिप में दोनों ही लोगों का इमोशनली स्टेबल होना, बैलेंस्ड होना, अपने अपने ट्रॉमास और फियर्स, इनसिक्योरिटी से फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं होगा तो फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बाद भी दूसरे पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको जो मिला था, सपोज आपको पार्टनर बिल्कुल फिट मिला था, अब लेकिन 4 साल बाद वो जैसा दिखता था वो वैसा नहीं दिख रहा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन नहीं किया, वो कंफर्ट उसमें चला गया कि अब तो क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अब तो सब मेरा हो ही गया है। और उस पर्सन की वैल्यू में ये है कि मेरा पार्टनर ना ऐसा होना चाहिए जो फिट हो, जो वेल मेंटेन्ड हो, जिसके साथ चलकर मुझे ना एक अच्छी सी फीलिंग आए। तो उसे जैसे ही कोई फिट पर्सन दिखाई देगा, उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ नेचुरली चला जाएगा। पहले मान लीजिए कोई फीमेल थी, बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट थी, वर्किंग थी, लेकिन शादी के बाद उसका कंफर्ट जोन आ गया कि अब तो घूमना फिरना, मौज मस्ती, यही ज़िंदगी है, हस्बैंड ठीक ठाक कमा रहा है, मैं काहे को टेंशन लूँ। अब उसकी चॉइस क्या थी? एक वर्किंग कॉन्फिडेंट लेडी। अब वो आप रहे नहीं हो, लेकिन उसे कोई ऐसी ही मिलेगी, तो उसकी तो सबकॉन्शियस इमेज वही थी ना, तो उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ चला जाएगा। तो आप जो हो, जिसको जब जैसे पसंद आया, उसे मेंटेन रखना है आपको, तभी वो चार्म बना रहेगा। लेकिन अगर आप मिले कुछ और थे और फिर आप बन कुछ और गए, तो उस पर्सन को लगेगा चीटेड अंदर। वो ज़रूरी नहीं कि वर्ड्स में बोलेगा, लेकिन उसके अंदर वो मिसमैच हो जाएगी आपकी इमेज, और मिसमैच होते ही वो फिर से मैचिंग में लग जाएगा। लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम लोग, कॉन्वर्जेशन, या फिर अगर आप किसी का, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ रहे हो, टच, फील, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या होती है एक रिलेशनशिप में? गैरी चैपमैन ने ना एक रिसर्च की थी, उन्होंने 5 लव लैंग्वेजेस को उसमें फाइंड आउट किया था। एक थी लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स,
जिसमें आप कुछ अफर्मेटिव पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो और उससे आपके पार्टनर को बहुत अच्छा फील होता है। आप उसे अप्रिशिएट करते हो, आप उसे मोटिवेट करते हो, छोटी छोटी बातों पे उसे कॉम्प्लीमेंट देते हो, मतलब उसके लिए शब्द जादू की तरह काम करते हैं। उसे बहुत अच्छा कनेक्टेड लव्ड फील होता है, उसे लगता है किसी ने मुझे नोटिस किया। एक होती है लैंग्वेज ऑफ टच, जिसमें कि आप बहुत जेंटल टच करते हो, जैसे आपने हाथ पर ही शोल्डर पे कर लिया या हग कर लिया या आपने जेंटल किसेस किए, तो उससे उस पार्टनर को फील होता है कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ इसकी लाइफ में। एक होती है लैंग्वेज ऑफ एक्शंस, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को एक्चुअली केवल शब्दों से नहीं, एक्शंस के थ्रू ये बताते हो कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट में हूँ। जैसे किचन में हाथ बढ़ा दिया या किसी की डेडलाइंस हैं, कुछ हैं, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, छोटे बड़े कोई एक्ट हैं, आज मैं पार्टी में नहीं जा सकता, तुम्हारे बिहाफ पर चलो मैं चला गया, कोई भी छोटे मोटे एक्शन से, या ज़रूरी नहीं है वर्ड से कहा, लेकिन वो एक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बिन कहे भी, तो वो बहुत अच्छा फील होता है। एक होती है लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी टाइम, जिसमें आप टाइम दे रहे हो। अब आपने आई लव यू बोल दिया, आई लव यू, और फ़ोन रख दिया, नहीं नहीं, उसको तो आपके साथ आधा घंटा रोज़ बैठना है, उसे तो आपका टाइम चाहिए, और वो भी आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मोबाइल में हो या चलो दोनों ना नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखेंगे बाजू बाजू बैठे हैं, नहीं, उसे आपका क्वालिटी टाइम चाहिए जिसमें उसका इमोशनल सेल्फ बाहर आ सके। और एक होती है लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट्स, यानी कि आप जो प्यार कर रहे हो उसे किसी ना किसी तोहफे के रूप में दर्शाओ। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल को हर बार कोई हीरो का हार चाहिए, आप उसके लिए एक फूल भी ला रहे हो, आप उसको किसी ना किसी तरह से कुछ छोटे मोटे गिफ्ट से आप उसके लिए अपने आप ही एक छोटा सा कार्ड आपने बना दिया, कुछ भी आप उसे फील करा रहे हो। और ये केवल फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी है। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस हैं। आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। ओके। अगर आपने अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में उससे बात की, तो आपका पार्टनर आपके लिए वही क्रेजीनेस मेंटेन कर पाएगा जो इनिशियली आप एक दूसरे के लिए फील करते थे। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेल को फीमेल की और फीमेल को मेल की लव लैंग्वेज पता होनी चाहिए। हमारी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लव लैंग्वेज है जो हमें कंट्रोल करती है कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे मेरी क्लाइंट है, तो उनके हस्बैंड ना उनको गिफ्ट्स लाकर, जैसे वो बड़े बिजनेसमैन थे, कहीं पर भी जाते थे तो वहाँ से महंगे महंगे परफ्यूम्स, जो भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ होती थी वो ले आते थे। लेकिन वो कभी भी पास में बैठकर उनके साथ ऐसे कि क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। तो उनको ना कभी फील ही नहीं होता था कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता है। महंगे महंगे तोहफे भी उनके लिए यूज़लेस थे, बिल्कुल बिल्कुल यूज़लेस थे। ऐसे ही एक मेल की बात बताती हूँ, तो उनकी जो लव लैंग्वेज थी वो थी टच। अब ये कहेंगे कि भी मेल्स की तो होती टच है कि उनका तो सेक्सुअल इंटेंशन ज़्यादा होता है, नहीं, उनको वो नहीं कि सेक्सुअल इंटीमेसी, उनको इतना मेरी वाइफ पास में बैठे मेरा हाथ पकड़ के, है ना, हम कुछ बात करें। लेकिन उनकी जो फीमेल थी वो हर समय कभी बच्चों में, कभी फैमिली में, कभी कुछ बिजी रहती थी, उनको क्वालिटी टाइम नहीं देती थी। तो वो कभी भी ना ऐसा फील नहीं कर सकते मेरा मन हल्का हो गया जिससे बात करके, या मैंने दिल की बात कह ली, राइट। तो वो उनको बड़ी कमी महसूस होती थी। तो उनको ऐसा लगता था कि इसका सब पर ध्यान है, बस मुझ पर ही ध्यान नहीं है। जबकि फिजिकल प्रेजेंट होती थी घर में, लेकिन क्योंकि वो बैठकर क्वालिटी टाइम नहीं दिया ना, तो फील ही नहीं हो रहा कि मेरी कोई कदर है। आपने जो 5 पॉइंट बोले एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, एक अगर कोई सपोर्टिव पार्टनर है, तो हम लगातार बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, क्योंकि आजकल जिस तरीके से स्ट्रेस लाइफ है, आप जॉब में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, स्ट्रेस मिलता है आपको। अगर कोई साथ में आपका सपोर्टिव पार्टनर है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? अगर कोई सपोर्टिव पार्टनर है तो उसकी प्रेजेंस में ना हमें सेंस ऑफ सेफ्टी फील होगी। हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन, जो कि एक बॉन्डिंग लव हार्मोन है, वो इतना रिलीज़ होगा, वो हमारी सारी टेंशन, कहते हैं ना कि ऑफिस में टेंशन ली और घर में एंटर करा, तो वो मेरा एक ऐसा सेफ जोन है कि वो सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने में मदद करेगा। कई बार आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं जैसे ही घर में जाता हूँ, मेरे पत्नी का हंसता हुआ चेहरा देखा और सारी टेंशन गायब हो गई, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा फील करते हैं कि घर गए, बच्चे हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा रिलीफ मिला। पर ये तभी होगा जब घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। लेकिन आपके घर में ही बहुत टेंशन है, तो फिर वो पार्टनर के साथ आपको वो सेफ्टी का एहसास नहीं होगा। बट एक सपोर्टिव पार्टनर सच में आपकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रेस गायब कर सकता है। जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, इसमें तो मेरे हस्बैंड की तारीफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल है। जैसे मैं इतना बिजी रहती हूँ, मेरा 8 to 6 क्लिनिक होता है, तो हमारी डॉटर है 16 ईयर्स की, तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और उन्हें बेहद खुशी होती है मेरे नेम फेम, मेरी हर चीज़ से, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे लिए।
वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी लव लैंग्वेज में भी बात करते हैं, और मेरी भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनकी लव लैंग्वेज में ही बात करें। वेरी नाइस। अब उनका सपोर्ट का देखिए कि मेरे ऊपर इतना लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना पूरा 15 लोगों की टीम में मैनेज करना, और हर समय बिजी हूँ। तो कई बार हमारे पास क्या आता है कि जैसे ना पॉलिटिकल या कुछ ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस का वो होता है, अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए, एकदम से प्रेशर आता है। हाँ, तो स्टाफ तो वही बताएगा जो डेट्स अवेलेबल होंगे, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कराने की, हर आदमी अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है, करते हैं। तो कई बार ना एक ये हो जाता है कि स्टाफ बोल रहा है मैम वो बार बार वहाँ से कॉल आ रहा है, ऐसे हो रहा है, कुछ एक स्ट्रेस, बोलते सर टॉक टू सर, बात करो। वो 1 मिनट में बात करते हैं, हैंडल करते हैं, वो टीम को भी हैंडल कर लेते हैं, सब हैंडल कर लेते हैं। आपको स्ट्रेस ही नहीं लेना। उन्होंने बोला मेरे होते हुए तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने मुझसे एक बात कही है कि मैं हूँ तुम्हारी सपोर्ट में, मेरे होते हुए ना तो तुम पर कभी कोई उंगली उठा सकता, और ना ही तुम्हें किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत है। तुम्हें जितना काम करना है, जितना आगे बढ़ना है, तुम बढ़ो। तो एक सपोर्टिव पार्टनर आपके लिए बहुत important, बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, वही जो आपने मेरे ख्याल से पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया, तो कई सारे केसेस भी ऐसे आते हैं, कई लोग ऐसे कई बार बोलते भी कि उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, शादी हो गई है, उनकी रिलेशनशिप में है, लेकिन अगर उनका पार्टनर सपोर्टिव है तो पर्सनल ग्रोथ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है कि अच्छा ही होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठी हूँ। मैंने असली ग्रोथ, जब मेरे पार्टनर ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, किया वो तो इनिशियली स्टार्टिंग से सपोर्ट में है। मतलब जैसे जैसे साइकोलॉजी की नॉलेज आई, लोग अवेयर हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, तो सपोर्ट करने से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि आप ना एकदम रिलैक्स रहते हो। आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी है कि आपकी एब्सेंस में ना आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जैसे मैं क्लिनिक पर इतने लॉन्ग आवर्स हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी दादा दादी के पास भी है, और उससे बड़ा सपोर्ट मेरा हस्बैंड बैठा है वहाँ पर। मेरी एब्सेंस में वो बच्चे को महसूस ही नहीं होने देगा कि मम्मी इतने लॉन्ग आवर्स के लिए घर पर नहीं है। वो पापा के साथ साथ मम्मी का भी रोल निभा लेगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ सेफ्टी का जब हमें रिलैक्सेशन का एहसास होता है, तो कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। अब जो भी आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव होगा और जेन्युइन होगा, तो वो हमेशा आपके फ्लॉज को ना बहुत पोलाइटली ऐसे बताएगा, आपको हर्ट करे बिना, और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसका अरेंजमेंट करेगा, उसके लिए सपोर्ट करेगा, और आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प करेगा। वो आपको इतना मोटिवेट करेगा, इतना अप्रिशिएट करेगा कि आपको यकीन आ जाएगा कि ये मुश्किल सा लगने वाला काम आसान है। और फिर आप जब वो फ्री माइंडसेट से काम करोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आप पे से ले लेगा, वो उसको शेयर करना शुरू कर देगा बिना आपके रोज़ रोज़ कहे। अगर उसको लग रहा है कि आप फैमिली के उसमें बहुत बिजी हो जाते हो, तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही शेयर कर लेगा अपने ऊपर, या किसी और को इन्वॉल्व कर लेगा, वो आपको फ्री कर देगा। और इससे आपकी बहुत ग्रोथ होती है। आप अगर करियर में हो तो आपकी करियर में भी ग्रोथ होगी, और आपको पर्सनली भी ग्रो करेगा। वो आपको बोलेगा कि आप अपनी लैंग्वेज पे काम करो, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, अपने लुक्स पर काम करो। वो आपको मोटिवेट करेगा। मेरी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम जिम जाओ, या तुम ना मंथली सैलून की सर्विस लिया करो और अपने लुक्स को मेंटेन रखो। तो सपोर्टिव ऐसे होते हैं। वो कोई भी पार्टनर है, अगर वो सपोर्ट कराए तो आप पर्सनली हर लेवल पर ग्रो करोगे। राइट। चलिए, रिलेशनशिप के अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप एक्चुअली क्यों होता है और कैसा दिखता है? टॉक्सिक रिलेशनशिप इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उस पार्टनर के अंदर कुछ फियर्स, कुछ बिट्रेयल वाले एक्सपीरियंसेस उसके हों, उसकी इनसिक्योरिटी हो, उसने चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स की पुअर रिलेशनशिप देखी हो। ओके। उसने देखा हो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल ही करके रखना है, उसे डोमिनेट कर ही रखना है, तो ही आप ना सब कुछ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपने उसे फ्री छोड़ा तो फिर आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस, उसका कंडीशनिंग इफ़ेक्ट क्या है, वो बहुत मैटर करता है। तो कोई भी इंसान अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसमें उसके अंदर के कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, कुछ उसके ट्रॉमास हैं, कुछ उसकी इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स हैं जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दे रहे हैं। उसे अवेयरनेस भी आ रही है कि जिस तरीके से वो अपने पार्टनर को ट्रीट करता है, या छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वो सब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ख़तरनाक है। ओके। अगर बच्चे हैं तो बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन
सबकॉन्शियसली उसके इमोशंस ना इतना उसे कंट्रोल करते हैं कि उसका रैशनल थिंकिंग ब्रेन काम नहीं कर पाता है। मतलब पता होने के बावजूद भी वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है। तो इमोशनल लेवल पर अब्यूज़, फिज़िकल लेवल पर अब्यूज़, छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल करना, दूसरे के आइडियाज़ को डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी बाउंड्रीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारे कुछ साइंस होते हैं जो कि घरों में दिखते हैं कि ओके। मेरी कोई अहमियत नहीं है। ये मेरे ख्याल से कंडीशनिंग इफेक्ट आप जो बोल रहे हो, मेरे ख्याल से वही उसी को ही लेकर अगर देखें तो वही आगे बढ़ता है। जैसे मैंने एक अभी पॉडकास्ट में बात करी थी, एक न्यूरो सर्जन आए थे, उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि मेल और फीमेल का ब्रेन डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन आप कैसे उसको ट्रेन कर रहे हो यस, वही जाके आपको आगे पर चलता है, इम्पैक्ट पड़ता है उसका कहीं ना कहीं। तो वही बिल्कुल। ट्रेनिंग वाली बात है। हाँ, उसमें ना आपके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रहे, आपने जो रेफरेंसेस कैच किए हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जब भी कोई इंसान रिलेशनशिप इशू लेकर आता है या एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी इशू लेकर आता है, हम उसकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ज़रूर देखते हैं। तो उसके ब्रेन को ट्रेन कैसे किया गया है, क्योंकि न्यूरॉन्स तो वही है ना। न्यूरॉन्स में जब भी कुछ एक्सपीरियंस आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएंगी, फायरिंग वायरिंग होगी, लेकिन सबका ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड है, यानी कि सबके अंदर अलग पैटर्न्स हैं, अलग एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो एक्सपीरियंसेस ही सबकॉन्शियसली रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी फैमिली में जो होता था, मेरे फादर जैसे ट्रीट करते थे वो गलत था, पर वो पैटर्न इतना कंट्रोल करता है आपको, वो प्रोग्रामिंग, कि आप भी वो गलती रिपीट ही कर देते हो। भले ही आपको फिर रिग्रेट हो, आपको गिल्ट हो, लेकिन उस मोमेंट में आप रिएक्टिव हो जाते हो। अगर आपने समय रहते अपने ऊपर काम कर लिया तो आप हिस्ट्री रिपीट करने से बच जाते हो। पर उसके लिए आपको अवेयरनेस तो होनी है ना, एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे ना आपको। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप तब होता है जब इंसान सफोकेट होने लगे और उसे झूठ बोलने का मन करने लग जाए। उसे चीज़ें ना ऐसे कि कोई बात नहीं होती बड़ी बात कि उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया इसलिए वो छुपा रहा है, छोटी छोटी बातें बताने का भी मन नहीं करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने का मन नहीं कर रहा है, उसके साथ खाना खाने का, उसके साथ कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हो जिसे सीरियसली अटेंशन पे करनी है, क्योंकि टॉक्सिक पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो हर लेवल पर आपको अब्यूज़ करता है। छोटी छोटी बातों में भी अब्यूज़, तुम चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, ये इतनी सी भी बात जो है ना, तुम चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, ये भी अब्यूज़ का ही साइन है, क्योंकि आप सामने वाले को एकदम से कट कर रहे हो, उसे आप उसकी सेल्फ स्टीम पर अटैक कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो उसका। बिल्कुल। छोटी छोटी सी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक में भी अब्यूज़ शो होती तो है। जब ये सब हो रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग कई बार देखते हैं कि चीटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। अब ये चीट को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो प्री मैरिज हो या पोस्ट मैरिज हो? देखिए, अगर आपकी मैरिज ही नहीं हुई है अभी तक, आप अगर रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हो और आपने साथ में 3-4 ऑप्शंस रख रखे हैं, तो आपका एक ही इंटेंशन है कि आप ना बेस्ट वन चूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी नेचर ऐसी बन गई है कि आपको ना आजकल के जो वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप वो है, बेंचिंग नैनोशिप, वगैरह ये शिप, वो शिप है ना, इस तरीके सिचुएशनशिप। से। हाँ, हाँ। तो उसमें हो आप, ट्रेंड के साथ हो आप, हाँ। या फिर आप ना अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर तलाश रहे हो। आप दोनों ही केस में आप कितना भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करके करोगे, किसी ना किसी एक पे तो टिकना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो 100% गारंटी हो ही नहीं सकती कि आपने जो चूज़ किया है वो बेस्ट वर्जन है, या फिर जो आपने वर्जन चूज़ किया है ये वर्जन कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं तो मन अपना पक्का करना ही पड़ेगा। और अगर आप शादी के बाद किसी तरीके से चीटिंग में हो, क्योंकि शादी से पहले वाली चीटिंग जो है वो पेनफुल होती है, तभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ट्रॉमा में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस का एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो बहुत सीरियस थी, उसने तो उसको मनी मन पति भी मान लिया था, उसके लिए करवा चौथ के व्रत भी रखने शुरू कर दिए थे। लेकिन वो लड़का उसको भी और 1-2 लड़कियों को और ऑप्शन में रखे हुए था कि उसको ना ये देखना था कि किसके साथ मेरी लॉन्ग टर्म अच्छा जमेगी, मैं उससे वो करूँगा। अब वो लड़की अनजान थी इस बात से, उसने तो मनी मन उसको अपना सब कुछ मान लिया। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उसने उसके फ़ोन उठाने कम कर दिए, मैसेज का जवाब नहीं, मतलब अनसीन ऐसे ही छोड़ दिया। उसको कुछ डाउट हुआ, वो सरप्राइज़ प्लान करके उसकी सिटी में पहुंच गई जहाँ वो जॉब करता था। और वहाँ जाकर क्या देखती है कि उसका रूम देख के कि यहाँ तो कोई और फीमेल भी रहती है, उसके सेटअप से पता चल गया। तो वो पहले से लिव इन में किसी और के साथ रह रहा था, और जब जब उसको टाइम मिलता, मौका मिलता था, वो इससे भी बात करता था। ओके। तो वो
उसके साथ रहकर कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा था, और इसके साथ भी फ़ोन पे इसलिए कनेक्ट था कि अगर उससे कंपैटिबिलिटी नहीं जमी तो फिर इसको ऑफ़र करूँगा कि तू आके लिव इन में रहे मेरे साथ। तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया। तो देखते ही समझ गई वहाँ पर, और इसने उसी दिन ब्रेकअप कर लिया। लेकिन एक झटके में ब्रेकअप करना इसके लिए महीनों तक जो भारी पड़ा डिप्रेशन के रूप में, वो बहुत पेनफुल था। तो इस तरीके से शादी से पहले भी लोग इतना दिल पर ले जाते हैं कि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अब शादी के बाद चीटिंग, तो एक तो आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि जैसे मेल्स के उसमें, मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने अफेयर करने की शुरुआत ही इस उससे करी क्योंकि उनका जो सर्कल था, उन्होंने बोला अरे रोज़ रोज़ भाभी भाभी भाभी, अरे भाई कब को बड़ा होगा, हम सब भी तो जाते हैं मज़े करते हैं, तो तू भी कर। तो उन्होंने बहुत मना किया कि मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं इन पंगों में नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा एक बार, और ज़बरदस्ती उनके लिए एक अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो कहते हैं ना, बुरी चीज़ें ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं और थोड़ा सा एक थ्रिल, एक फ़न देती हैं। और उन्होंने जो है ना, जो लड़की अरेंज की थी, उन्हें लगा भाई ये तो बड़ा एक्साइटिंग सा रिलेशनशिप होता है इस तरीके से करके। तो उन्होंने कहा भाई और किसी फीमेल से जान पहचान कराओ, और ऐसे करते करते वो धीरे धीरे फीमेल्स के कांटेक्ट में आने शुरू हो गए, और फिर उनका एक लड़की से मतलब इस तरह से अफेयर ही चालू हो गया। ये नहीं कि वन नाइट स्टैंड, अफेयर ही चालू हो गया उनका उससे, और उससे इतना धीरे धीरे क्लोज होने लग गए कि घर का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। तो कई बार चीटिंग इसलिए भी हो जाती है कि आपके सर्कल में जैसे शराब चालू करा देते हैं ना, तो आजकल ये भी चालू करा देते हैं। और कुछ इसलिए भी होती है कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, आपका पार्टनर आपको ब्लेम शेम करता रहता है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, किसी भी तरीके से उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अब नहीं रही है। तो आपको ना एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए बाहर, वो जो आपको एक्सेप्ट करे, जो आपको हर समय ब्लेम शेम ना करे किसी भी बात पे। तो एक एक्सेप्टेंस की वजह से, हम एक इमोशनल सपोर्ट की वजह से एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाते हैं। और अब देखिए, जैसे मेल्स का कई बार मोटिव ये होता है कि इमोशन से सीधा बॉडी तक पहुंचना। ये मतलब इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेल्स प्लान कर कर भी कर रहे हैं। मतलब मेरे को मतलब आजकल क्योंकि मेरे पास इतने केसेस आते हैं तो इसलिए मुझे पता चल जाता है। तो अब उसमें क्या है कि आजकल कुछ मेल्स ने ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आने लगे हैं कि जिसमें वो अपने ही सर्कल में कोई ऐसी फीमेल ढूंढते हैं जो कि थोड़ा सा मॉडर्न है, और उसके साथ मूव करते हुए कॉमन पार्टीज़ में वो ये जज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, इमोशनली डिप्राइव्ड है ये। तो कुछ बातों से, बिहेवियर से वो जज कर लेते हैं और वो उससे फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। उनका मोटिव बहुत क्लियर होता है कि हमें फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, लेकिन वो स्टार्ट इमोशनल इंटीमेसी से करते हैं, सपोर्ट से करते हैं। एंड देन फिर जब वो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है फीमेल, होता उनके बीच में सेक्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही है, कंसेंट से ही है, लेकिन मेल का पहले से ही पर्पस क्लियर था कि मेरा पर्पस यही है, मेरे को इसको कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट, स्टेबिलिटी कुछ नहीं देनी, मुझे अपनी फैमिली डिस्टर्ब नहीं करनी है। और जैसे ही 2-4 बार उन लोगों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, उसका पर्पस पूरा, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसका, एंड फिर फीमेल और सफ़र करती है, चोट पे चोट लग जाती है। पहली वो अपनी रिलेशनशिप में दुखी थी और फिर उस टूटी हुई औरत को किसी और ने और तोड़ दिया, तो यानी कि अब तोड़ा नहीं, उसे चूर चूर कर दिया। अब वो जुड़ने लायक भी नहीं बची है, और वो किसी से कह भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि सब उसी को बोलेंगे। हाँ, क्योंकि आजकल जो सेक्स है वो एक तरह से हमारे पूरे कंट्री में टाबू की तरह ही यूज़ किया जाता है। और आप जिस तरीके से केसेस के बारे में बता रहे हो, और इस चीज़ को किसी और के साथ डिस्कस करना, तो आई गेस बहुत डिफ़िकल्ट है। और पता है मेल्स को क्या लगता है ना, ये फीमेल जो है ना, ये कोई सेक्स वर्कर तो है नहीं, इसके साथ सेफ है सब कुछ, ये किसी से कहेगी नहीं। और दूसरी बात ये, ऐसा नहीं कि 10 लोगों ने इसे ट्राई किया होगा, बस अपने हस्बैंड के साथ होगी, तो उनको ना बड़ा एक सेफ़ लगता है कि एक ऐसा मेरे को मिल गया है सेक्स करने के लिए एक पार्टनर जिसके साथ मैं सेफ़ हूँ, कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनका भी रिस्क कम से कम है, और प्लस मेरा कुछ बिगड़ा भी नहीं कि मैं कोई ऐसे जगह जा रहा हूँ कि मेरी कहीं बदनामी भी नहीं होगी। राइट। तो अच्छा, आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें क्या मेल फीमेल ये चीज़ दोनों में हो रही है? ऐसा आया आपके पास कि सिर्फ मेल ही जाकर अपने जो सेक्सुअल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं बाहर जाकर, या फिर फीमेल भी कर रही हैं? देखिए, सेक्स तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो ही जाता है, लेकिन फीमेल्स का जो बेस होता है, उनका उद्देश्य नहीं होता कि सेक्स, उनका होता है इमोशनल इंटीमेसी। वो जब इमोशनली डिप्राइव्ड फील करती हैं, नेग्लेक्टेड फील करती हैं, अनहर्ड फील करती हैं, तो उनको ना एक ऐसा अगर कोई शोल्डर मिल जाए जो उन्हें सुन रहा होता है,
उनको अप्रिशिएट करा होता है, उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करा होता है, तो वो ना इमोशनली कनेक्ट हो जाती है बहुत डीपली। और जब आपके इमोशंस आप पर हावी होते हैं तो उस टाइम पर ना आपका सही गलत वाला रैशनल ब्रेन आपको गाइड तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम इतनी स्लो होती है कि आपके इमोशंस इतना लाउड हो जाते हैं उस टाइम पर कि वो स्लो वॉल्यूम जो है ना वो दब जाती है। और आपको पता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इंसान वो जो कमी है ना अपने अंदर उसको पूरा करने की चाहत में खिंचता चला जाता है। और फिर उसके बाद जब इमोशनली इतना कनेक्ट हो गए, सामने वाला भी आपको कन्विंस कर रहा है, आपसे कुछ फेक प्रोमिसेस कर रहा है, तो फीमेल्स खुद अपनी कंसेंट दे देती हैं। और उनका कोई प्राइमरी मोटिव सेक्स नहीं था, उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग, कनेक्ट था, कम्युनिकेशन, क्योंकि उनके रिलेशनशिप यस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनको एक इसलिए इमोशनल कनेक्ट हाँ चाहिए था। उसके बाद वो लीड्स टू सेक्सुअल बेनिफिट्स भी हो जाता है उसके यस, बाद। मेल का इमोशन से भी स्टार्ट हो सकता है और केवल प्योर सेक्सुअल बेस भी हो सकता है, ओके लेकिन फीमेल्स का बहुत कम है ये ओके सेक्सुअल बेस ओनली। ओके। तो एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए सेक्सुअल इंटीमेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ये मेल फीमेल दोनों के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। देखिए सेक्सुअल इंटीमेसी ना, आप जो प्यार एक दूसरे से एक बॉन्ड शेयर करते हैं उसका ना एक कंफर्ट का और एक दूसरे को फील करने का, क्लोजनेस, सेफ्टी का एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है। लेकिन सेक्स को ना बहुत बुरा बना दिया गया है। मतलब सेक्स के बारे में अभी भी ओपनली इतना अच्छे से बात नहीं करते हैं, और जिस तरीके से आजकल क्रेजी एक्सपेक्टेशंस हैं पार्टनर से, उसको सेक्स को ना बहुत वाइल्ड और वल्गर भी बना दिया गया है। जबकि एक सेक्स एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। आप जितना एक दूसरे से इमोशनली कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री होगी, उतनी अच्छी आपकी इंटीमेसी होगी। लेकिन आजकल ना मैकेनिकल होने लग गया है सब कुछ, इमोशनल इंटीमेसी पर फोकस नहीं है, और वो सेक्स बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। बिना स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटीमेसी के पार्टनर्स के बीच में बहुत अच्छा सेक्स नहीं हो पाता, तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी एक दूसरे से डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो उनको अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के बावजूद भी वो फुलफिलमेंट फील नहीं होता है। तो सेक्स जो एक बॉन्ड बना के रख सकता है, सेक्स भी आज बॉन्ड नहीं बना कर रख सकता। ओके, वही जी शायद मेरे ख्याल से रीज़न है कि जो आप बोल रहे हैं कि मेल्स जो हैं वो जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सेक्स से उनकी शुरुआत होती है कि वो लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। डिससेटिस्फाइड, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक फीमेल क्लाइंट ने बोला कि मेरे हस्बैंड वैसे तो मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरी बात कभी सुनते नहीं है, कभी हम लोगों की इस तरह की रिलेशनशिप डेवलप भी करनी हो हमें, उससे पहले ऐसा नहीं कि मुझे 15-20 मिनट्स भी देंगे टाइम। वो चाहते हैं कि मैं सेक्स में उन्हें बहुत सपोर्ट करूं, कि मेरे अंदर से आता ही नहीं है कि मैं इन्हें सपोर्ट करूं। अब क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है तो मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, Right. लेकिन मेरे अंदर से कुछ फीलिंग ही नहीं आती है, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। तो फीमेल्स को इमोशनल कनेक्शन बहुत चाहिए होता है। अगर मेल्स थोड़े से एफर्ट्स डालें इस उसमें, और इसमें फीमेल को भी ध्यान रखना है कि वो ये सोचे कि उसके हस्बैंड की क्या नीड्स हैं। तो जब एक दूसरे को समझकर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओगे तो आप एक दूसरे के साथ इतना फुलफिल्ड फील करोगे, क्योंकि आप इमोशनल लेवल पर भी एक दूसरे के साथ फुलफिल्ड हो, आप सेक्सुअल लेवल पर भी फुलफिल्ड हो, आप फाइनेंशियली भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए भी तैयार हो, आपके बीच में रिस्पेक्ट भी है, कॉन्स्टेंट सपोर्ट के एफर्ट्स भी हैं, एक बढ़िया कम्युनिकेशन भी है। जगह कहाँ है दूसरे इंसान की फिर आपके बीच में? लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कहा जा रहा है, ये सब चीज़ें बेसिक है। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करोगे, जैसे हम सबको जीने के लिए खाना तो चाहिए ना, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, एक छत चाहिए, Right. अगर ये बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी तो हमारी लाइफ में बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। लग्जरीज तो बहुत बाद में आती हैं, सब नेम फेम और ये सब महंगी महंगी चीज़ें बाद में आती है, बट बेसिक तो सभी को चाहिए ना। सही तो बात ये रिलेशनशिप की बेसिक है। इन्हें लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हम कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, ये तो सब बेसिक है। एक्स्ट्रा एफर्ट तो तब होंगे ना जब आपका कोई पर्सन है जिसे आपने बिल्कुल ठीक हालात में चूज़ किया था, आज वो किसी वजह से हैंडीकैप हो गया है, किसी वजह से उसकी जॉब ऐसी हो गई है, परमानेंटली डिसेबल हो गया है, कुछ नहीं कर सकता, आप तब उसको उतना ही रिस्पेक्ट, प्यार और वो दे पा रहे हो। तब ऐसा है कि आप निभा रहे हो उस चीज़ को, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि अब वो आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक तरफ से ही देना होगा, सामने से मिलेगा नहीं वो सब चीज़ें। तो तब कहा जाएगा कि आप कुछ अलग कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो जो भी हम इतनी देर से डिस्कस करें, तो बेसिक है, सब करते हैं। सही बात है। तो अच्छा, किसी कपल के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड ने गलती करी, हस्बैंड को मालूम है कि उसने गलती कर ली है, बट वाइफ जो है हमेशा बार बार उसको ये बोल रही है कि हर बार ही तुम्हारी गलती होती है, और बल्कि हर बार हस्बैंड की गलती नहीं होती है,
लेकिन हस्बैंड कहता है मैं मान लेता हूँ मेरी ही गलती है, हम्म। तो ये करना सही है? नहीं, ये करना गलत है। पहली बात तो आपकी रिलेशनशिप में ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स में आप चाहे कितना भी कर लो, आपकी टोन भी हाई हो जाएगी, आपके वर्ड्स भी गलत हो जाएंगे और आप ब्लेम शेम करोगे ही, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में एक अर्ज आएगी विन करने की, लेकिन डिस्कशन में एक आएगी विन विन सिचुएशन की। सही। ठीक है ना? तो वहाँ पर आप सामने वाले का पॉइंट भी सुनना और समझना चाहोगे और अपना भी बोलोगे। आपको एक दूसरे से ज़बरदस्ती एग्री नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एकदम सामने वाले के सामने एकदम सरेंडर कर दोगे, एग्री कर जाओगे, गलत बात को भी एक्सेप्ट कर लोगे, तो सामने वाला हावी हो जाएगा, फिर वो जनरलाइज करना शुरू कर देगा। तो जनरलाइजेशन एक थिंकिंग एरर है, जिसमें एक आधा एक्सपीरियंस के बेस पर इंसान ये माइंडसेट बना लेता है कि इस इंसान की तो हमेशा ही गलती होगी, तो करेगा ही, और ये एक्सेप्ट भी इसलिए कर रहा है या ये सॉरी भी इसलिए बोल रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि वो रिलेशनशिप सेव करना चाहता है, वो ये नहीं सोचेगा वो आपसे प्यार करता है, वो आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं चाहता, वो आपको अपनी लाइफ में वैसे ही इम्पोर्टेंस से रखना चाहता है। तो यहाँ पर इंसान गलत वे में उसे परसीव कर लेता है। तो अगर आपकी गलती नहीं है तो आप उसको कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है, कोई सच में आपकी वैल्यू करता है, वो आपको झुकाएगा नहीं। ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई इंसान आपको झुकाना चाहता है, अपने से नीचा रखना चाहता है, तो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है। उसे तो एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके ऊपर वो सर चढ़ के राज कर सके, और ये रिलेशनशिप नहीं होती है। चलिए, अच्छा, किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और उसके बाद अब दोनों ने ये डिस्कशन किया, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, आपके हिसाब से अगर डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि अब इसको सही करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई XYZ कुछ भी, अब आपके पास कब आते हैं कपल की मुझे जो है अपनी लाइफ को ठीक करना है, वापस से सही ट्रैक पे लेकर जाना है, तो कब आना चाहिए एक कपल को अगर कुछ उनके बीच में प्रॉब्लम हुई? मेरे पास जो आते हैं लोग तब आते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जिनकी डाइवोर्स की नौबत आ जाती है, या किसी एक का पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र करने लग गया है, तब आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं कि हमारी ना छोटी छोटी बातों पर आजकल ना बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं, हम एक दूसरे से थोड़ा सा खींचे खींचे से रहते हैं, और वो ना मज़ा नहीं आ रहा रिलेशनशिप में। तो कुछ लोग जो अवेयर होते हैं वो इस स्टेज पर ही भी आ जाते हैं शुरुआत में ही। लेकिन मैक्सिमम लोग तब आते हैं जब उन्हें अपनी शादी बचानी होती है, बस एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम तभी आते हैं। राइट। ये वाले केसेस जाते हैं जिसमें अब कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उन्होंने कुछ तो ऐसे भी आते हैं कि लॉयर से बात कर ली है, लेकिन लॉयर ने बोला कि आप जाओ अपना काउंसलिंग कराओ, फिर उसके बाद मेरे पास आना। ऐसे पर्सनल स्पेस कितनी ज़रूरी है एक दूसरे को देना? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मी टाइम की अपनी इम्पोर्टेंस है और वी टाइम की अपनी इम्पोर्टेंस है। आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। आप उसको टाइम दो कि वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम कर सके, अपने दोस्तों के साथ अपना सर्कल भी मेंटेन कर सके, उसको कुछ नई स्किल सीखनी है, हॉबीज़ सीखनी है, कुछ भी, आप उसको उसका पूरा स्पेस दो, क्योंकि जब वो रहेगा तो वो तुम्हें दे पाएगा। लेकिन अगर वो ड्रेन हो जाएगा तुम्हारे कंट्रोलिंग नेचर से, या हर समय तुम्हारे को ही बस पूरा अपनी ड्यूटीज़ बजाते बजाते, तो वो एक दिन ड्रेन हो जाएगा, फिर वो तुम्हें देने लायक नहीं बचेगा। तो उसे पहले रोज़ खुद को रिफ़िल करने दो। जब वो खुद को रिफ़िल करेगा तब वो तुम्हें अपनी पावर दे पाएगा। तो उसका पर्सनल टाइम हमेशा रिस्पेक्ट करो, और अपने पर्सनल टाइम की भी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप अपना पर्सनल टाइम ले रहे हो तो आप ना कुछ हाइड कर रहे हो, या आप ना बहुत सेल्फिश हो। नहीं, ये सेल्फिशनेस नहीं है, और ना ही ये किसी तरीके का हाइडिंग है, या आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। अच्छे हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप में तो वो लोग होते हैं जिनके बीच में हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। ये सबसे गलत धारणा है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, नहीं होनी चाहिए। आपको अपने टाइम की, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, रिलेशनशिप की शुरुआत में भी, शादी के बाद भी, बुढ़ापे में भी, जब तक भी आप ज़िंदगी में हो, आपको अपना पर्सनल टाइम ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद वापस लाइफ ट्रैक पे लेके आनी है तो कैसे लाया जा सकता है? हम क्योंकि प्री मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें ना एक पर्सन होता है जो सफ़रर होता है और एक होता है बेनिफिशियल। जिसने ब्रेकअप किया है उस पर कम फ़र्क पड़ता है, और जिसके लिए ये शॉकिंग था ना कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ब्रेकअप हो जाएगा, तो वो ना एक तरीके से विक्टिम रोल प्ले करने लग जाता है। वो विक्टिम बन जाता है? वो विक्टिम
यस सबकॉन्शियसली वो अपने आप को विक्टिम मानने लगता है ओके कि जैसे ना मेरे साथ बहुत गलत हो गया, क्योंकि उसने ना कभी भी ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचा था। उसे पता था कि रिलेशनशिप में कुछ तो डिस्टेंस आ गया है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस के रूप में ब्रेकअप हो जाएगा ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी भी। तो उसकी मेंटालिटी कुछ समय के लिए एक विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रोना, कांस्टेंट चेजिंग, अभी भी उसके सोशल मीडिया को देखना या कॉमन ग्रुप से उसके बारे में खबर रखना, नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो सबसे पहले इंसान को लगता है एक शॉक, ये क्या हो गया मेरे साथ, और वो एक डिनाइल में रहता है कि ऐसा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ गुस्सा, एंग्जाइटी सब उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं। फिर वो जाता है बार्गेन स्टेज में, मतलब सॉरी बोलेगा, अच्छा मैं अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लूँगा या कर लूँगी, वो कुछ ना कुछ इस तरीके से सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जब बात नहीं बन पाएगी तो फिर एक फेज़ आता है डिप्रेशन का, जिसमें वो बहुत ही लो मूड को कांस्टेंट, मतलब अपनी हाइजीन पर भी ध्यान नहीं देगा, किसी से बोलने का कुछ मन नहीं करेगा, और उसके बाद इवेंचुअली उसे एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है। जब भी एक्सपेक्टेड होता है तो एक्सेप्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और जब भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो एक्सेप्टेंस हमें लानी पड़ती है। दोनों ही केस में एक्सेप्टेंस ही इम्पॉर्टेंट है। पर होता क्या है, जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप सारा टाइम एक आदमी को दे रहे होते हो, आप अपने जो सर्कल है ना उससे धीरे धीरे कट ऑफ हो जाते हो, आप रियलाइज़ भी नहीं करते हो, आप सारी अपनी पसंद नापसंद उसी इंसान के अराउंड बना लेते हो, तो आपकी दुनिया ना श्रिंक होकर बहुत छोटी हो जाती है। अब जिसकी जितनी छोटी सी दुनिया है वो लुट गई तो वो मानता है मैं बर्बाद हो गया। वापस कैसे आना है वो मुझे हाँ, बताइए, मुझे थोड़ा सा उसके जब बारे में। तक ये नहीं समझेंगे ना, जब तक वापस नहीं आ सकते। ओके, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो रेडीमेड सॉल्यूशंस है ना वो आज की तारीख में सबको पता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये पूरा नहीं समझेंगे आप कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, जब तक आप वापस नहीं लौट सकते। तो सबसे पहले हम ब्रेकअप के बाद इंसान को नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए उसको बताते हैं कि तुम्हारे को इतना ज़्यादा क्यों महसूस हो रहा है, और फिर उसको बोलते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप का क्लोजर खुद को नहीं दिया। उसने आपको बोला कि अब हम बात नहीं करेंगे, हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम सेपरेट हो गए या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन वो उसने बोला है, ये उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। तुम्हारा क्लोजिंग स्टेटमेंट कहाँ है? तुम जब तक ये नहीं बोलोगे कि हाँ जब तक भी ये रिलेशनशिप था अच्छा था, और अब इस रिलेशनशिप को मैं बहुत ग्रेसफुली एंड कर रहा हूँ या एंड कर रही हूँ, आप उसके लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स मत रखो, क्योंकि अगर आप उसे कोसोगे या कुछ भी आप उसको गलत ठहराने की कोशिश करोगे, वो सब आपके अंदर मेंटल पैटर्न्स रिपीट होंगे, और उतना ही आपके लिए इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी वो टाइम था, आप उस रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से थे, किसी ने हंटर की नोक पे थोड़ा ना रख रखा था आपको, और आपने तब कुछ तो देखा ही होगा ना, ऐसा कुछ तो एंजॉय करते ही होंगे ना, उसे अप्रिशिएट करो, उसको भी कुछ पॉजिटिव बोलकर कि भाई ठीक है तुम्हें मूव ऑन करना है, दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, ऑल द बेस्ट, और अपने आप को एक क्लोजर फाइनल देकर कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। जो आपको दुख हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर आ रहा है, कुछ भी, उसको आप बोलो कि हाँ मेरे को ये इमोशन फील हो रहे हैं, अभी मेरे लिए थोड़ा सा टफ लग रहा है और मुझे हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे खुद से बेहद प्यार है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं अपने आप में उसके बिना भी कंप्लीट हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि एक वो इंसान जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी आएगी, वो यूनिवर्स मुझे ज़रूर देगा। इसको हम कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस, जिसमें आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हो। आप ये झूठ नहीं बोले नहीं मुझ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं आप पे फ़र्क पड़ रहा है तो बोलो फ़र्क पड़ रहा है, कैथारसिस प्रोसेस में जाओ, रो लो, और रो कर मन हल्का करके अपने इमोशन को नाम दो, क्योंकि आपको इमोशन को टेम करने के लिए उसे नेम करना पड़ेगा, और फिर आप वहीं पर डिसीजन लो कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे मूव ऑन करना है। फिर आपने जिन लोगों से दोस्ती कम कर दी थी, धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाओ। सेल्फ हीलिंग के लिए आप सबसे ज़्यादा मूवमेंट थेरेपी को इम्पोर्टेंस दो, यानी कि आप जिम में जाओ, आप योगा क्लासेस जाओ, किसी भी तरीके से आप मूवमेंट करो, क्योंकि वहाँ आपका सर्कल बनेगा, आप मूव करोगे, आपके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री चेंज होगी, और जब आप और लोगों से मिक्सअप होगे तो वो ऑक्सीटोसिन जो आपको उस पार्टनर से मिल रहा था वो और लोगों से मिलेगा,
तो सही बात आपके है। अंदर इमोशनल बैलेंस जल्दी आएगा। सही जब है। आप मूवमेंट करोगे तो आपके अंदर एंडोर्फिन, डोपामीन सब रिलीज होंगे, सेरोटोनिन, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कहते हैं आप अपना बेटर वर्जन बनने के लिए कुछ नया सीखो, उससे क्या होगा, सेरोटोनिन लेवल बढ़ेंगे। सेरोटोनिन आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। और लाइफ से दोबारा से हेलो करो और ये सीख ले लो कि मुझे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि एक रिलेशनशिप में जाने का मतलब ये है कि मुझे 10 रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करनी है। इंसान वही सफ़र करता है जो किसी एक के लिए अपनी एग्जिस्टिंग 10 वैल्यूएबल रिलेशनशिप को, ये कोई नंबर नहीं है 10, मतलब हाँ, जो एग्जाम्पल। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनको सेक्रीफाइस करता है, वो इंसान बहुत गहरी चोट खाता है, उसे संभलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये लर्निंग भी लो कि एक नई रिलेशनशिप जो कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों की इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज़ कर दूँ मैं। मेरे बाकी दोस्त, भाई बहन, माँ बाप सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेरी दुनिया को इंपॉर्टेंट। बड़ी रखो, अपनी दुनिया को सिमटाओ मत एक पर्सन पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर कशिका। चलिए अब मैं अब क्विक क्वेश्चंस और क्विक आंसर्स उसके चाहूँगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कपल्स को करनी चाहिए? 1 2 3 ऐसे बताना है। कम्युनिकेशन डेली बेसिस पर। दूसरा, टाइम टू टाइम उनके साथ बैठकर कि अब तुम्हारी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस और नीड है, इसका रिव्यू को बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और तीसरा, उन्हें लव लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अच्छा, बच्चे जब अगर हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में तो क्या कैसी रिलेशनशिप रखनी चाहिए, आगे उसको कैसे बढ़ाना चाहिए? कई बार कपल्स ये गलती करते हैं कि बच्चे होने के बाद वो हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं, यानी कि वो जो कपल गोल्स होते हैं उनको भूल जाते हैं। कहीं पर भी जाएंगे तो बच्चों के साथ ही जाएंगे, हॉलीडे प्लान कर रहे हो, एक मामूली सा डिनर भी प्लान कर रहे हो, तो सब जगह बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। फीमेल्स बहुत बड़ी गलती करती हैं कि वो अपनी दुनिया बच्चों के अराउंड ही बना लेती हैं। तो वो जो एक चार्म मेंटेन करने के लिए आप एक्टिविटीज़ करते थे, आप वो अब कपल नहीं रहे हैं, अब आप बस पेरेंट बन गए हैं। तो जहाँ पर आप एक रोल को धीरे धीरे ख़त्म ही कर दोगे, तो फिर बस आप ना बच्चों के सहारे ही एक दूसरे के साथ रहोगे। तो बच्चे आने के बावजूद भी आपको अपने कपल वाले चार्म को मेंटेन रखना है। आपको हर 15 दिन में एक बार बच्चों को छोड़कर खुद डिनर डेट पर जाना है। बिल्कुल। डेली आपको कम से कम आधा घंटा पार्टनर के साथ वॉक करनी है, जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे हो, फैमिली या बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हो। और आप जब अपने रूम में अपने पार्टनर के साथ अकेले होते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे उस रूम में नहीं होने चाहिए। ओके, बच्चों को अलग कर लेकिन दो। बच्चों को हाँ, आप अगर आपके पास दूसरा रूम नहीं, दादा दादी के पास सुलाई कुछ भी। राइट। पार्टनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो अपनी ना बहुत सारी अर्जेस को सप्रेस करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके बीच में इमोशनल डिस्टेंसिंग आने लगती है। तो आपको फिजिकल, इमोशनल, आपके इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन हर लेवल पर एक चार्म रखना है। ऐसा नहीं कि बच्चे आ गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है तो फीमेल है तो कोई तैयार नहीं हो रही है, या आप बैठकर वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आप पहले किया करते थे। क्योंकि अगर आप कुछ भी करना बंद कर देंगे तो रिलेशनशिप की पूरी पिक्चर ही बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मेल को भी लगेगा ये तो बच्चों में ही बिजी है, तो उसे वो जो थ्रिल चाहिएगा तो कहीं और से मिलेगा ना। ठीक है, ऐसे ही फीमेल का भी है, उसे लगेगा हर समय यार मेरे पास बच्चों वो एग्जॉस्टेड रहेगी, वो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी उसकी उस पर। तो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी सेक्सुअल लाइफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर 3 पॉइंट में हम समझें कि कैसे इसको बेहतर बना कर रख सकते हैं? देखिए, ये आपकी क्लोजनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है। हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पर भी बहुत हेल्दी रहती है, क्योंकि जैसे ही आप सेक्स करते हैं उस टाइम पर आपके अंदर एंडोर्फिन भी रिलीज़ होते हैं, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन, डोपामिन सब रिलीज़ होते हैं, सारे हैप्पी हार्मोन्स की बारिश हो जाती है आपके अंदर। तो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और तीसरा, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ना आपका पार्टनर आपसे क्लोजली जुड़ा रहता है, क्योंकि सेक्स हमारी एक बेसिक नीड में आता है। अगर कोई भी पार्टनर किसी की भी सेक्सुअल नीड को सप्रेस करने की बात करता है तो उनके बीच में इमोशनल डिस्टेंसिंग आएगी। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप को हेल्दी वे में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पर एक स्टार ज़रूर है कि अपने क्रेजी आइडियाज़ को थोपे ना अपने पार्टनर के ऊपर। वहाँ पर एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो वो चीज़ आप उससे एक्सपेक्ट ना करें। किसी की सेक्सुअल लाइफ मोनोटोनस हो गई है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में? अपने पार्टनर से ओपनली बात करनी चाहिए कि हम एक मैकेनिकली, क्योंकि अगर कोई भी इंसान फोर प्ले नहीं करता है और डायरेक्टली वो इंटरकोर्स पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और फोर प्ले से भी पहले जो आप इमोशनल बॉन्ड बनाते हैं पूरा दिन में अपने पार्टनर के साथ, पता चला दिन में तो आपने झड़प कर ली और अब रात को आप जो है ना
एक दूसरे को अराउज करने की कोशिश करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे नाराज़गी चलेगी। तो आपको ये समझना है कि आपके वर्ड्स का, आपके एक्शंस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको अगर नाइट में कुछ इन्जॉय करना है तो आपको डे में उसकी फाउंडेशन डालनी है। आपको पूरा दिन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सबकॉन्शियसली प्रिपेयर करना है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे पर अटैक कर रहे हो। बहुत ग्रेजुअली, थोड़ा पेशेंस के साथ उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करो। जब आप फिनिश करो तो यूज्ड फील नहीं होना चाहिए कि आपने किया और आप उधर उधर मुँह करके लेट गए। आप नहीं, उस टाइम पर भी आप चाहे 5 मिनट की शॉर्ट कन्वर्सेशन करो, लेकिन आप एक दूसरे को जेंटल टच भी दो और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हो या अपनी आंखों से बता सकते हो कि यू हैड अ गुड टाइम। डॉक्टर कशिका, एक सवाल, मासूम सवाल मैं पूछता हूँ अपने पॉडकास्ट में। तो मासूम सवाल ये है कि जहाँ इतने सारे सवालों के साथ आप रोज़मर्रा अपने क्लाइंट से बात करती हैं, तो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इतने सारे? क्योंकि हम कुछ देख लेते हैं तो हम दिन भर वही सोचते रहते हैं, लेकिन आप कैसे अपने लाइफ में सारी चीज़ों को अलग रखते हैं, ये कैसे करते हैं? बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जी बिल्कुल, और ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मुझसे अक्सर पूछा ही जाता है। देखिए, मैं इतने सारे लोगों के चैलेंजेस सुनती हूँ, तो मैं ना अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ, अवेयरनेस मेरी बढ़ती रहती है और मुझे ये पता चल जाता है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है, ओके। जिससे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप सारी गलतियाँ खुद कर कर सीखोगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और आप सीख नहीं पाओगे। दूसरों से सीख तो लो। दूसरों से सीखो, पर जो ऊपर दिखता है मैं उसकी लेयर्स भी तलाशती हूँ, तो मुझे उसके रूट कॉज भी पता होते हैं। तो मेरे प्रोफेशन ने मुझे मेरा बेटर वर्जन बनाया है और हर दिन मैं अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। तो एक तो मुझे बहुत फ़ायदा है कि मैं बहुत अवेयरनेस के लेवल पर दिन प्रतिदिन और ऊपर उठती जा रही हूँ। और जो मेरे अंदर फ्लॉज थे पहले, जैसे मेरे को आज से तकरीबन 15-16 साल पहले गुस्सा आ जाता था, काफ़ी गुस्सा आता था, लेकिन अब वो गुस्से की एनर्जी मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली सेटल हो गई है। अब मुझे अगर कोई बात कहनी होती है तो उसमें अपनी एक कामनेस होती है, और अगर गुस्सा कहीं पर दिखाना ज़रूरी है तो वो फुल अवेयरनेस में होता है कि कहाँ और कितनी डोज सामने वाले को सिर्फ इसलिए देनी है क्योंकि उसको कुछ डिसिप्लिन में लेकर आना है। तो मेरे को बहुत पर्सनल लेवल पर हेल्प किया है मेरे अपने प्रोफेशन में। और दूसरी बात है कि क्योंकि इतना नेगेटिविटी से मैं एक्सपोज्ड रहती हूँ हर समय, तो मैं उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड हर दिन बनाती हूँ, क्योंकि वो एक बार बना के ज़िंदगी भर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड है, सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ और 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले जब अवेयरनेस आनी शुरू होती है तो एक सबकॉन्शियस लेवल पर ग्रैटिट्यूड स्टार्ट हो जाता है। और अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रोग्राम हो गया है कि अगर नींद में भी, कोई ड्रीम में भी कुछ अगर नेगेटिव या कुछ सबकॉन्शियस माइंड कुछ सेटल करना चाह रहा है तो उसका डिफेंस अपने आप ही आ जाता है। सुबह ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट होकर फिर वो मेडिटेशन, योगा, पूरा चक्रा बैलेंसिंग का एक मेरा पूरा अपना 2 घंटे का पर्सनल टाइम है सुबह का, 4 से 6। उसमें मैं अपने पूरे डे की एनर्जी सेट कर लेती हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ। अब सारा दिन मैंने जो इकट्ठा किया है उसको भी क्लीन करना है, तो रात को सोने से पहले 2 घंटा नहीं हो पाता क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे को बच्चों को टाइम देना होता है, लेकिन वो 15 मिनट लास्ट के सोने से पहले वो जितना भी मैंने कुछ सीखा आज पूरे दिन में, तो मैंने अपनी एक डायरी बना रखी है, उसमें मैं ना उसको रिफ्लेक्ट करती हूँ कि आज मैंने ये नई चीज़ सीखी है और ये सीखा है कि इसको छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, इसका हिसाब किताब लगाकर ग्रैटिट्यूड के फीलिंग के साथ सो जाती हूँ। तो इससे मैं प्रोटेक्टेड रहती हूँ और दिन पर दिन अपना ही बेटर वर्जन बनती चले जा रही हूँ। डॉक्टर कशिका, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। यहाँ पर हमने बहुत कुछ आपसे सीखा जो आपने बताया यहाँ पर, और होपफुली जो हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए हैं। तो हम चाहेंगे कि कभी नियर फ्यूचर फिर आपको हम यहाँ पर इनवाइट करें और हमारे जो ऑडियंस हैं वो एक बार फिर आपसे उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिले। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कशिका तक उन सवालों को पहुँचाएँ और आप इसी तरीके से हेल्थ पॉडकास्ट जी स्विच पर देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Have a great day ahead. Bye bye.